Assalamu alaikum dear students, welcome to my YouTube channel. Hopes you are enjoying good health. आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है कि अगर आप एज अ सेफ्टी ऑफिसर सऊदी अरामको में इंटरव्यू देना चाहते हैं या किसी और कंस्ट्रक्शन कंपनी में, तो आपसे इंटरव्यू में पॉसिबल कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इन क्वेश्चंस के रिलेटेड मैं 3 to 4 लेक्चर्स बनाऊंगा। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है। आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है डेफिनेशन ऑफ वर्क परमिट। वर्क परमिट क्या चीज़ है? वर्क परमिट इज ऑथराइजेशन टू परफॉर्म स्पेसिफिक कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस इंस्पेक्शन एंड रिपेयरिंग एक्टिविटी ऑन स्पेसिफिक इक्विपमेंट इन स्पेसिफिक एरिया। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, वर्क परमिट मीन्स के कोई भी काम उसके लिए परमिशन लेना। हम हर काम के लिए परमिशन नहीं लेते, कोई भी काम जिसमें रिस्क लेवल ज़्यादा हो उसके लिए हम क्या लेते हैं? वर्क परमिट लेते हैं। क्योंकि जो वर्क परमिट होता है उसके ऊपर सेफ्टी प्रोसीजर लिखा होता है कि हमने सेफली काम किस तरह करना है, हमने सेफली किस तरह हाई रिस्क एक्टिविटी को परफॉर्म करना है अकॉर्डिंग टू परमिट। सो जो परमिट होता है ये क्या होती है? ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी काम जो ऑथराइज्ड बंदे करें, जिनको अलो वही बंदे काम करें अकॉर्डिंग टू परमिट। जो परमिट के ऊपर सेफ्टी प्रोसीजर लिखा हुआ है उसके मुताबिक काम करना, ताकि हम सेफली काम कर सकें और कोई भी वर्क प्लेस पे इंसिडेंट ना हो। जिस तरह कोई भी हमने हाई रिस्क काम करना है, कंस्ट्रक्शन में मेंटेनेंस करनी है, इंस्पेक्शन करनी है या रिपेयरिंग का काम करना है, तो उसके लिए हम क्या लेते हैं? परमिट लेते हैं, ताकि हम सेफली काम कर सकें। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, वर्क परमिट फॉर्म नंबर, कलर एंड GIs। GI स्टैंड फॉर जर्नल इंस्ट्रक्शंस। जो सऊदी अरामको है उसमें बेसिकली 4 परमिट्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास है EOLB, इक्विपमेंट ओपनिंग लाइन ब्रेकिंग परमिट। फिर हमारे पास होता है हार्ट वर्क परमिट। फिर होता है हमारे पास कोल्ड वर्क परमिट। फिर हमारे पास होता है कन्फाइंड स्पेस परमिट। इनकी कलर कोडिंग होती है। जिस तरह EOLB परमिट है तो उसका कलर होगा येलो। अगर हार्ट वर्क परमिट है उसका कलर होगा रेड। अगर कोल्ड वर्क है उसका होगा ब्लू। अगर कन्फाइंड स्पेस का परमिट है उसका कलर होगा ग्रीन। इस तरह इनके फॉर्म नंबर होते हैं, जो परमिट होते हैं उनके फॉर्म नंबर होते हैं। जिस तरह ऐसे सऊदी अरामको फॉर्म 9873-1, ये EOLB जो परमिट है उसका ये फॉर्म नंबर है। इसी तरह ये हार्ट वर्क परमिट का फॉर्म नंबर लिखा हुआ है, इसी तरह कोल्ड का, इसी तरह ये कन्फाइंड स्पेस जो है उसका ये परमिट जो फॉर्म नंबर है वो लिखा हुआ है। फिर GIs हैं, जनरल इंस्ट्रक्शंस। जिस तरह के WPR वर्क परमिट रिसीवर GIs जनरल इंस्ट्रक्शन जो हैं वो हमें किस में मिलेंगी? 2.100। इनकी ये एक उन्होंने कोडिंग की हुई है। ये जो कोड है इसमें हमें WPR के रिलेटेड जनरल इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी। इस तरह गैस टेस्टिंग जो होती है उसकी जो GI है, जिसमें गैस टेस्टिंग के रिलेटेड हमें जनरल इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी, उसकी कोडिंग जो है वो हमारे पास 2.709। इस तरह जो लोटो है, लॉक आउट टैग आउट, उसकी हमारे पास है 6.012। फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज पोटेंशियल हैजर्ड्स। हैजर्ड क्या होता है? एनीथिंग दैट मे कॉज हार्म टू पीपल, द इन्वायरमेंट, एसेट्स एंड बिजनेस। कोई भी चीज़ जो हमें नुकसान पहुंचाती है सेफ्टी फील्ड में उसे हम हैजर्ड कहते हैं। कोई भी चीज़, जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए क्या है? हैजर्ड, हमें नुकसान पहुंचा सकती है। कोई भी केमिकल है, ठीक है, वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है, वो हमारे लिए क्या है? हैजर्ड। अगर हम हाइट पे काम कर रहे हो तो हाइट हमारे लिए क्या है? हैजर्ड। अगर हम गाड़ी ओवर स्पीड पे चला रहे हैं, ज़्यादा स्पीड पे चला रहे हैं, तो ओवर स्पीडिंग जो है वो हमारे लिए क्या है? हैजर्ड। ठीक है, हाइट पे काम कर लें, हाइट हमारे लिए क्या है? हैजर्ड। अगर ऑक्सीजन की कमी होगी, डेफिशिएंसी होगी, ठीक है, वो हमारे लिए क्या होगा? हैजर्ड। मीन्स के कोई भी चीज़ जो हमें सेफ्टी फील्ड में नुकसान पहुंचाती है उसे हम क्या कहते हैं? हैजर्ड। फिर हमारे पास है व्हाट इज रिस्ट्रिक्टेड एरिया। रिस्ट्रिक्टेड एरिया कौन सा होता है? रिस्ट्रिक्टेड एरिया वो होता है जहाँ पे हाई रिस्क लेवल होता है, जहाँ पे रिस्क जो है वो हाई होती है, जहाँ पे अगर हमने काम करना है तो हम परमिट लेके काम करेंगे, विदाउट परमिट हम वहाँ पे काम नहीं करेंगे। ऐसा एरिया जिसमें रिस्क लेवल ज़्यादा हो और अगर हमने वहाँ पे काम करना है, हमें वहाँ पे परमिट की ज़रूरत होगी। विदाउट परमिट हम काम नहीं कर सकते। ऐसे एरिया को हम क्या कहते हैं? रिस्ट्रिक्टेड एरिया। इसके अलावा क्या क्राइटेरिया है रिस्ट्रिक्टेड एरिया का? लोकेशन दैट हैव बीन डिजाइंड बाय द प्रोपोनेंट ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर एज रिक्वायरिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वर्क परमिट। कोई भी एरिया सऊदी अरामको के अंदर जो प्रोपोनेंट ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर है, अगर उसने डिज़ाइन कर दिया
कि इस एरिया में अगर आपने काम करना है, आपने परमिट लेना है, ठीक है, विदाउट परमिट इस एरिया में आप काम नहीं कर सकते। मैनेजर ने बस डिज़ाइन कर दिया है कि इस लोकेशन में आपने जाना है, तो आप परमिट लेके जाएंगे, अकॉर्डिंग टू परमिट आप काम करेंगे, विदाउट परमिट आप काम नहीं करेंगे। तो इस एरिया को हम क्या बोलेंगे? रिस्ट्रिक्टेड एरिया। फिर एरिया विद इन 23 मीटर 75 फीट ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड कंटेनिंग लाइन, कोई भी पाइप लाइन जिसमें हाइड्रोजन सल्फाइड है, तो उसके अराउंड जो एरिया है 23 मीटर अराउंड जो एरिया है, वो हमारे लिए क्या होगा? रिस्ट्रिक्टेड एरिया होगा। वहां पे जो भी हम काम करेंगे वो क्या होगा? हाई रिस्क होगा। फिर एरिया विद इन 15 मीटर 50 फीट ऑफ एनर्जाइज पावर लाइन। एनर्जाइज पावर लाइन जिस तरह ओवरहेड पावर लाइंस होती हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी की ये वायर्स होती हैं, ठीक है। अगर वहां पे हम काम कर रहे हैं, एरिया विद इन 15 मीटर, उस रेंज में 15 मीटर रेंज में जहाँ पे एनर्जाइज पावर लाइंस हैं, उस एरिया में अगर हम काम करेंगे तो वो हमारे लिए क्या होगा? हाई रिस्क वर्क होगा, ठीक है। तो वहां पे अगर हमने काम करना है तो हमने क्या लेना है? परमिट लेना है। सिंपली ऐसा एरिया जहाँ पे रिस्क लेवल ज़्यादा हो और वहाँ पे हमने अगर सेफली काम करना है, तो हमें क्या, किस चीज़ की ज़रूरत होगी? परमिट की ज़रूरत होगी। तो हमने परमिट लेके काम करना है रिस्ट्रिक्टेड एरिया में। फिर हमारे पास है व्हाट इज अनरिस्ट्रिक्टेड एरिया। अनरिस्ट्रिक्टेड एरिया कौन सा होता है? ऐसा एरिया जो सऊदी अरामको का जो मैनेजर है उसने अगर कह दिया कि इस एरिया में अगर आपने जाना है, आपको परमिट की जरूरत नहीं है, तो ऐसे एरिया को हम क्या बोलेंगे? अनरिस्ट्रिक्टेड एरिया। या ऐसा एरिया जहाँ पे रिस्क लेवल जो होता है वो लो होता है, रिस्क लेवल हाई नहीं होता, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? अनरिस्ट्रिक्टेड एरिया। और वहां पे परमिट की जरूरत नहीं होती, क्योंकि परमिट लिया जाता है हाई रिस्क एक्टिविटीज के लिए जहां पे रिस्क लेवल ज्यादा हो। सो एनी एरिया आउटसाइड ऑफ रिस्ट्रिक्टेड एरिया, रिस्ट्रिक्टेड एरिया के आउटसाइड जितना भी एरिया होता है उसे हम अनरिस्ट्रिक्टेड एरिया बोल सकते हैं। विल बी क्लासिफाइड एज नॉन रिस्ट्रिक्टेड एरिया एंड इन दिस एरिया नो नीड सऊदी अरामको वर्क परमिट। फिर हमारे पास है लो रिस्क एक्टिविटीज एंड एग्जाम्पल्स। लो रिस्क एक्टिविटीज कौन कौन सी होती हैं और उनकी एग्जाम्पल्स कौन सी हैं? जिस तरह के माइनर स्वीपिंग, अगर हम झाड़ू लगा रहे हैं, ठीक है, उसमें रिस्क लेवल क्या है? लो है, तो वो हमारे लिए क्या होगी? लो रिस्क एक्टिविटी। या विजुअल इंस्पेक्शन, हम इंस्पेक्शन कर रहे हैं। या नॉन फ्लैश फोटोग्राफी, ठीक है, फोटोग्राफी हम कर रहे हैं जिसमें फ्लैश यूज़ नहीं हो रहा, ठीक है। या हम गैस टेस्टिंग कर रहे हैं। इस तरह की एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो क्या होती हैं? लो रिस्क एक्टिविटीज़ होती हैं। और ऐसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए हमें परमिट की ज़रूरत नहीं होती, और इनमें रिस्क लेवल क्या होता है? कम होता है। फिर हमारे पास है व्हाट इज HIP, हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम या हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन प्लान। मीन्स के जो हैजर्ड्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के जो हमने प्रोग्राम बनाए होते हैं या हमने प्लानिंग की होती है कि हमने हैजर्ड्स को किस तरह आइडेंटिफाई करना है और उनको किस तरह कंट्रोल करना है, उसे हम क्या कहते हैं? HIP। फिर हमारे पास है व्हाट इज कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस किसे कहते हैं? एनी एरिया विच इज जनरली नॉट डिजाइन फॉर ह्यूमन ऑक्यूपेंसी, लिमिटेड मीन्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट इज कॉल्ड कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस ऐसा एरिया होता है, ऐसा बंद एरिया होता है जो हमारे लिए डिज़ाइन नहीं किया गया, जहाँ पे ज़्यादा देर तक इंसान रह सकें। क्योंकि कन्फाइंड स्पेस बंद एरिया होता है, वहाँ पे वेंटिलेशन का प्रॉब्लम होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, हवा के अंदर आने का और बाहर जाने का रास्ता जो होता है वो तंग होता है, जहाँ पे हम हमारा जो रास्ता होता है अंदर जाने का, एंट्री या एग्जिट पॉइंट जो होता है वो तंग होता है। ऐसे एरिया को हम क्या बोलते हैं? कन्फाइंड स्पेस बोलते हैं। अगर हमने कन्फाइंड स्पेस में काम करना है तो हमने परमिट लेके काम करना है। सऊदी अरामको का कन्फाइंड स्पेस का एक स्पेसिफिक परमिट है, उस परमिट के मुताबिक हमने कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम करना है। सो कोई भी एरिया जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो, वेंटिलेशन का मसला हो, जहाँ पे अंदर आने का और बाहर जाने का रास्ता तंग हो, और जो हमारे लिए डिज़ाइन नहीं किया गया, हम वहाँ पे ज़्यादा देर तक रुक सकें, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? कन्फाइंड स्पेस। फिर हमारे पास है एग्जाम्पल ऑफ कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं? जैसे कि वेसल्स है, अगर वेसल्स के अंदर हम काम करने जाएंगे तो ये हमारे लिए क्या होंगी? कन्फाइंड स्पेस। या वेल बॉक्स है, मैन होल है, या बॉयलर टैंक के अंदर हम काम करने जा रहे हैं, ये हमारे लिए कन्फाइंड स्पेस होगी। क्योंकि ये बॉयलर टैंक हमारे लिए डिज़ाइन नहीं किए गए कि इनके अंदर हम ज़्यादा देर तक रुक सकें, क्योंकि ये बंद जगह होती हैं, इनके अंदर वेंटिलेशन का मसला होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, तो इन्हें हम क्या कंसिडर करेंगे? कन्फाइंड स्पेस। एंड एक्सकवेशन मोर देन 1.2 मीटर, कोई भी एक्सकवेशन अगर हम करवा रहे हैं, अगर उसकी जो डेप्थ है वो 1.2 मीटर से ज़्यादा हो गई है, तो उसे भी हम कन्फाइंड स्पेस कंसीडर करेंगे। और यहाँ पे काम करने के लिए हमने क्या लेना है?
कन्फाइंड स्पेस परमिट लेना है। फिर हमारे पास है मोस्ट रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस का मोस्ट रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन होता है, उसे हम कहते हैं स्टैंड बाय मैन। इसे स्टैंड बाय मैन भी कहते हैं, इसे होल वॉचर भी कहते हैं, इसे अटेंडेंट भी कहते हैं। जो बंदा कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम करने जाता है उसे हम बोलते हैं इंट्रेंट। सो जो इंट्रेंट अंदर काम करने गया है उसकी जो सेफ्टी के लिए बाहर बंदा बैठा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्टैंड बाय मैन। तो ये मोस्ट रिस्पॉन्सिबल बंदा होता है कन्फाइंड स्पेस की सेफ्टी के लिए। फिर हाउ मच डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन इज कॉल्ड कन्फाइंड स्पेस। एक्सकवेशन जो होती है, जो हम खुदाई करवाते हैं, ये अंडरग्राउंड जो पावर लाइंस हैं, अगर उनको हमने डालना है या कोई पाइप लाइन्स डालनी है, उसके लिए हम एक्सकवेशन करवाते हैं, खुदाई करवाते हैं एक्सकवेटर के थ्रू। तो उसकी कितनी डेप्थ हो एक्सकवेशन की, तो उसे हम कन्फाइंड स्पेस कंसीडर करते हैं। तो इसका आंसर है मोर देन 1.2 मीटर डेप्थ इज कॉल्ड कन्फाइंड स्पेस। अगर एक्सकवेशन की डेप्थ 1.2 मीटर से ज़्यादा हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, कन्फाइंड स्पेस। फिर हमारे पास है कन्फाइंड स्पेस कम्युनिकेशन मेथड। तो जो कन्फाइंड स्पेस के बाहर बंदा बैठा होता है उसे हम स्टैंड बाय मैन कहते हैं। तो जो स्टैंड बाय मैन है वो कौन कौन से कम्युनिकेशन मेथड यूज़ कर सकता है इंटरनेट के साथ बात करने के लिए। इंटरनेट वो होता है जो कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम करने गया है। मोस्टली जो कन्फाइंड स्पेस में एक्सीडेंट होते हैं वो इम्प्रॉपर कम्युनिकेशन की वजह से होते हैं। ठीक है, कन्फाइंड स्पेस के अंदर कोई किसी बंदे को कोई मसला बन गया है, ठीक है, वो प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं कर पाया, बाहर वालों को क्या पता होगा कन्फाइंड स्पेस के अंदर मसला बन गया है। ठीक है, तो उनकी सेफ्टी के लिए हम कौन कौन से कम्युनिकेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं, जो बंदे कन्फाइंड स्पेस के अंदर गए हैं उसके डिफरेंट मेथड्स हैं। पहला हमारे पास फेस टू फेस हम आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। फिर हैंड सिग्नल के थ्रू। फिर वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बली बातचीत करके हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, जो कन्फाइंड स्पेस के अंदर बंदा काम करने गया उसका हाल पूछ सकते हैं। फिर रेडियो कम्युनिकेशन, रेडियो वॉकी टॉकीज होते हैं, उनके थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। फिर हमारे पास है ओथ मेथड। ओथ मेथड क्या, हमारे पास ये नीचे लिखा हुआ है, ओथ स्टैंड फॉर ओ फॉर ओके। ठीक है, ये एक रोप होती है, रस्सी होती है, उसके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं। जो स्टैंड बाय मैन होता है कन्फाइंड स्पेस के बाहर बैठा हुआ इंटरनेट के लिए, वो इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट करता है, जिसमें ओ स्टैंड फॉर ओके, ए फॉर एडवांस गिव मी रोप, टी फॉर टेक मी अप, एच फॉर हेल्प। ये बेसिकली रोप के थ्रू, रस्सी के थ्रू ये कम्युनिकेशन होती है। ठीक है, अगर रस्सी को एक दफ़ा खींचा ये स्टैंड बाय मैन ने, तो इसका मतलब क्या होगा कि आर यू ओके, कि आप ठीक हैं, जो इंटरनेट अंदर काम कर रहा है वो ठीक है या नहीं है। अगर दो दफ़ा उसने खींचा इसका मतलब क्या है, एडवांस गिव मी रोप, मुझे रस्सी दें। जो अंदर बंदा होगा काम करने वो बोलेगा मुझे रस्सी दें। टी फॉर टेक मी अप, मुझे बाहर निकालें, क्योंकि कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम करने जाना है वो रस्सी के थ्रू ही नीचे जाते हैं। फिर अगर ऊपर उन्होंने आना है तो वो रस्सी के थ्रू ही बाहर आते हैं। तो तीसरी दफ़ा अगर उसने रस्सी को लाया उसका मतलब क्या है, टेक मी अप, मुझे ऊपर मतलब बाहर निकालें। अगर फोर्थ दफ़ा रस्सी को खींचा, ठीक है, उसका मतलब क्या होगा, एच फॉर हेल्प, मुझे हेल्प चाहिए। तो ये होता है हमारे पास ओथ मेथड कम्युनिकेशन करने के लिए। फिर हमारे पास है वेयर यूज ओथ मेथड एंड व्हाट इज यूज फॉर कम्युनिकेशन। ओथ मेथड क्या है, ये हम पीछे पढ़ के हैं। तो कम्युनिकेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जिस तरह मैंने बोला कि ये रोप के थ्रू, रस्सी के थ्रू कम्युनिकेशन होती है। ठीक है, 1 टाइम पुल, 2 टाइम पुल, 3 टाइम पुल, 4 टाइम पुल, उसके डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं कम्युनिकेशन के। तो इसकी डेफिनेशन क्या है हमारे पास, वो यूज़ रोप फॉर डीप कन्फाइंड स्पेस फॉर कम्युनिकेशन वेयर इंटरनेट एंड स्टैंड बाय मैन कैन नॉट सी ईच अदर, दे यूज़ रोप फॉर कम्युनिकेशन। तो ओथ मेथड में हम क्या यूज़ करते हैं, रोप यूज़ करते हैं, रस्सी यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। कन्फाइंड स्पेस के अंदर जो डीप कन्फाइंड स्पेसेस होती हैं, गहरी होती हैं, जहाँ पे इंटरनेट और स्टैंड बाय मैन एक दूसरे को देख नहीं सकते, वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, ओथ मेथड यूज़ करते हैं। उसमें हम रस्सी के थ्रू, रोप के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, आर यू ओके, 1 टाइम पुल, 2 टाइम पुल, एडवांस टेक मी अप, एंड 4 टाइम पुल, एच फॉर हेल्प। ये होता है हमारे पास ओथ मेथड कम्युनिकेशन के लिए। फिर हमारे पास है स्कैफोल्डिंग डेफिनेशन। स्कैफोल्डिंग क्या है, टेम्परेरी एलिवेटेड वर्किंग प्लेटफॉर्म फॉर सपोर्ट बोथ मैन एंड मटेरियल्स। स्कैफोल्डिंग बेसिकली एक टेम्परेरी वर्किंग प्लेटफॉर्म है जो कि हम बनाते हैं हाइट पे काम करने के लिए, जिस पे बंदे खड़े होकर काम कर सकते हैं, या हम वहाँ पे ऊपर मटेरियल रख सकते हैं जो हाइट, वर्क एट हाइट पे यूज़ होगा। सो
कोई भी टेम्परेरी वर्किंग प्लेटफॉर्म जो हम हाइट पे काम करने के लिए बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? स्कैफोल्डिंग। इसकी एक मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। ये देखें, आपको मुख्तलिफ स्कैफोल्डिंग्स नज़र आ रही हैं हाइट पे काम करने के लिए। ये जब भी कोई कंस्ट्रक्शन साइट्स पे या कोई बिल्डिंग्स बन रही हों, वहाँ भी आपने देखी होंगी। ये पाइप्स के थ्रू बनती है, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? स्कैफोल्डिंग। टेम्परेरी प्लेटफॉर्म बिल्ट फॉर वर्किंग एट हाइट। फिर हमारे पास है टैग यूज ऑफ स्कैफोल्डिंग एंड एक्सप्लेन। स्कैफोल्डिंग पे डिफरेंट टाइप के टैग यूज होते हैं जो कि स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर लगाता है, जो स्कैफोल्डिंग की इंस्पेक्शन करता है। तो वो टैग कौन कौन से हैं और उनकी मीनिंग्स क्या हैं? एक हमारे पास है ग्रीन टैग, एक है येलो टैग, एक है रेड टैग। अगर स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर ने स्कैफोल्डिंग के ऊपर ग्रीन टैग लगा दिया तो इसका मतलब क्या है? स्कैफोल्डिंग सेफ टू यूज। स्कैफोल्डिंग को हम सेफली यूज कर सकते हैं, स्कैफोल्डिंग बिल्कुल कंप्लीट बन गई है प्रॉपर। अगर इसके ऊपर रेड टैग होगा तो हम स्कैफोल्डिंग को यूज नहीं कर सकते, स्कैफोल्डिंग इनकम्प्लीट है, स्कैफोल्डिंग प्रॉपर नहीं बनी हुई, ठीक है। रेड टैग का मतलब ये होता है। फिर अगर येलो टैग होगा तो हम स्कैफोल्डिंग को यूज कर सकते हैं शॉर्ट पीरियड के लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए हम यूज नहीं कर सकते। येलो टैग का मतलब है स्कैफोल्डिंग में कुछ मसले हैं या स्कैफोल्डिंग थोड़ी इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो येलो टैग में हम थोड़े अरसे के लिए काम कर सकते हैं, शॉर्ट पीरियड के लिए काम कर सकते हैं, लॉन्ग पीरियड के लिए काम नहीं कर सकते। और इसके लिए एक शर्त है, हमने क्या यूज़ करनी है? फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस। सेफ्टी हार्नेस एक बेल्ट होता है जो हम हाइट पे काम करने के लिए यूज़ करते हैं। तो फुल बॉडी हार्नेस यूज़ करके हम येलो टैग में काम कर सकते हैं शॉर्ट पीरियड के लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए नहीं। और रेड टैग में हम बिल्कुल भी काम नहीं कर सकते। तो ये तीन तरह के टैग्स हैं जो स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर यूज़ करता है स्कैफोल्डिंग की इंस्पेक्शन करने के बाद, जिससे हमें पता चल जाता है स्कैफोल्डिंग सेफ टू यूज़ है या नहीं है। फिर हमारे पास है व्हाट इज वर्क एट हाइट। वर्क एट हाइट किसे कहते हैं? वर्क एट हाइट की डेफिनेशन क्या है? एनी वर्क 1.8 मीटर अबव फ्रॉम ग्राउंड लेवल। कोई भी काम जो जमीन से 1.8 मीटर या 6 फीट जमीन से ऊपर हो रहा हो उसे हम क्या कहते हैं? वर्क एट हाइट। तो फिर हमने क्या लेना है? वर्क एट हाइट का परमिट लेना है। फिर परमिट के मुताबिक सेफ्टी प्रोसीजर फॉलो करते हुए हमने हाइट पे काम करना है स्कैफोल्डिंग के थ्रू। तो कोई भी काम जो जमीन से 1.8 मीटर अबव हो रहा हो उसे हम क्या बोलते हैं? वर्क एट हाइट। फिर है व्हाट इज लिफ्टिंग। लिफ्टिंग क्या है? शिफ्टिंग ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय यूजिंग मशीन इज कॉल्ड लिफ्टिंग। मीन्स कि कोई भी मटेरियल उसको शिफ्ट करने का अमल, जिसमें हम मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं मशीन को यूज करते हुए, उसे हम क्या बोलते हैं? लिफ्टिंग। मीन्स कि कोई भी चीज़ उसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखना, उसे हम क्या बोलते हैं? लिफ्टिंग। सो लिफ्टिंग जो होती है वो हम क्रेन के थ्रू करते हैं। जो क्रेन्स यूज़ होती हैं डिफरेंट, उनकी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, जिस तरह के मोबाइल क्रेन है, हाइड्रोलिक क्रेन है, ओवरहेड क्रेन है, गैंट्री क्रेन है, टावर क्रेन है। ये सिर्फ आपने नाम याद रखने हैं, बाकी डिटेल की ज़रूरत नहीं है याद रखने की। ये सिर्फ आपको नाम पता होने चाहिए जो हम लिफ्टिंग के लिए क्रेन्स यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास है व्हाट इज़ टैंडम लिफ्टिंग। टैंडम लिफ्टिंग क्या होती है? जो लिफ्टिंग हम करते हैं उसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास होती है लाइट लिफ्टिंग। ऐसी लिफ्टिंग जो 10 टन से नीचे हो उसे हम बोलते हैं लाइट लिफ्टिंग। फिर एक हमारे पास हैवी लिफ्टिंग, ऐसी लिफ्टिंग जिसमें हम वजन जो है वो 10 टन से ज़्यादा उठाएं, उसे हम बोलते हैं हैवी लिफ्टिंग। और एक हमारे पास है टैंडम लिफ्टिंग। टैंडम लिफ्टिंग या क्रिटिकल लिफ्टिंग। क्रिटिकल लिफ्टिंग की ये टाइप है टैंडम लिफ्टिंग। सो टैंडम लिफ्टिंग की डेफिनेशन हमारे पास क्या है? एनी लिफ्टिंग ऑपरेशन विच इन्वॉल्विंग टू और मोर क्रेन्स यूज इज कॉल्ड टैंडम लिफ्टिंग। ऐसी लिफ्टिंग जिसमें हम वजन को उठाने के लिए, लोड को उठाने के लिए मिनिमम दो या दो से ज्यादा क्रेन्स यूज करें, उसे हम क्या बोलते हैं? टैंडम लिफ्टिंग। मिनिमम हमने दो क्रेन्स यूज करनी है एक लोड को उठाने के लिए, या दो से ज्यादा, तीन भी हो सकती हैं, चार भी हो सकती हैं। ये मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। ये जिस तरह एक लोड है, दो क्रेन्स इसको उठा रही हैं, तो ये क्या होगी? टैंडम लिफ्टिंग होगी। इस तरह मुख्तलिफ पिक्चर्स आपको दिखाई दे रही होंगी टैंडम लिफ्टिंग की, ठीक है। एक लोड को उठाने के लिए मिनिमम दो या दो से ज़्यादा क्रेन हम अगर यूज़ करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? टैंडम लिफ्टिंग। फिर हमारे पास है व्हाट इज क्रिटिकल लिफ्टिंग। हो पास दिस प्लान एंड रिगर लेवल 1 कैपेसिटी। तो क्रिटिकल लिफ्टिंग बेसिकली होती है क्या? लिफ्टिंग ओवर 40 टन। अगर 40 टन से ज़्यादा वजन हम उठा रहे हैं क्रेन के थ्रू, उसे हम क्या बोलेंगे? क्रिटिकल लिफ्टिंग। या लिफ्टिंग नियर ओवरहेड पावर लाइन्स, जहाँ पे ओवरहेड पावर लाइन्स जा रही हैं इलेक्ट्रिसिटी की, अगर उसके नज़दीक हम लिफ्टिंग करेंगे तो उसे भी हम क्रिटिकल लिफ्टिंग बोलेंगे। या
लोड मोर देन 85% कैपेसिटी ऑफ क्रेन। अगर हम 85% जो रेटेड कैपेसिटी होती है क्रेन की, अगर उसको एक्सीड करेंगे उसे भी हम क्रिटिकल लिफ्टिंग बोलेंगे। 85% का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर क्रेन डिज़ाइन की गई है 100 केजी उठाने के लिए, तो उससे हम 85 केजी उठा सकते हैं, 100 केजी नहीं उठाएंगे। जो ऊपर 15 केजी होगा वो क्या होगा, सेफ्टी मार्जिन। ठीक है, अगर हम 85% कैपेसिटी को एक्सीड करेंगे तो क्रेन के कोलैप्स करने के चांसेस होंगे। सो अगर हम 85% कैपेसिटी को एक्सीड करते हैं तो इसे हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल लिफ्टिंग। फिर क्रिटिकल लिफ्ट प्लान, क्रिटिकल जो लिफ्टिंग होती है उसका एक प्लान होता है प्रॉपर, कि लोड को किस तरह उठाना है, किस एंगल पे उठाना है। ठीक है, वो प्रॉपर एक प्लान होता है। वो कौन बनाता है, अप्रूव्ड बाय ओनली सर्टिफाइड अरामको रिगर लेवल 1। वो रिगर लेवल 1 बनाता है। रिगर क्या होता है, रिगर बेसिकली सिग्नल मैन होता है जो क्रेन ऑपरेटर को सिग्नल दे रहा होता है, हैंड के थ्रू बता रहा होता है लोड को किस तरह उठाना है, किस एंगल पे रखना है। ठीक है, तो बेसिकली एक सिग्नल मैन ही होता है। ठीक है, रिगर। तो इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं रिगर की, जिस तरह एक रिगर लेवल 1 है, एक लेवल 2 है, एक लेवल 3 है। सबसे पहले बंदा रिगर लेवल 3 बनता है। लेवल 3 के बाद कुछ एक्सपीरियंस जब हो जाए फिर बंदा लेवल 2 होता है। फिर उसके बाद बंदा लेवल 1 बनता है। ठीक है, लेवल 3 लेवल 2 जो होते हैं ये लोड को अटैच डिटैच करते हैं, या ये एरिया बैरिगेट करते हैं क्रेन के आसपास जहाँ पे हमने लिफ्टिंग करनी होती है, और ये सिग्नल देते हैं क्रेन ऑपरेटर को लोड को उठाने के लिए। तो जो लेवल 1 होता है उसे हम रिगिंग सुपरवाइजर कहते हैं। रिगिंग सुपरवाइजर जो होता है वो क्रिटिकल लिफ्टिंग को मॉनिटर करता है और क्रिटिकल लिफ्टिंग के प्लान बनाता है। फिर वो ही सेम क्रिटिकल लिफ्टिंग, लिफ्टिंग नियर पावर लाइन के नज़दीक अगर लिफ्टिंग कर रहे हैं, या लिफ्टिंग नियर पॉपुलेशन एरिया के नज़दीक अगर लिफ्टिंग कर रहे हैं, उसे भी हम क्रिटिकल लिफ्टिंग बोलेंगे। या रेलवे लाइंस के नज़दीक, या लिफ्टिंग जो मोर देन 40 टन, 40 टन से ज़्यादा अगर वजन उठा रहे हैं वो भी क्रिटिकल लिफ्टिंग है। या लिफ्टिंग मोर देन 85% कैपेसिटी ऑफ क्रेन। या टैंडम लिफ्टिंग, जो टैंडम लिफ्टिंग हम ऊपर पढ़ के आए हैं जिसमें एक लोड को दो या दो से ज़्यादा क्रेन उठाएं, वो भी क्रिटिकल लिफ्टिंग की टाइप है। फिर टेल लिफ्ट, ठीक है, मोर देन 2 लिफ्ट्स। तो ये सारी क्रिटिकल लिफ्टिंग की टाइप्स हैं। फिर हमारे पास है रिगर लेवल 2 कैपेसिटी। जो रिगर लेवल 2 होता है वो कितने लोड कैपेसिटी तक वो लिफ्टिंग करवा सकता है, तो अप टू 40 टन, 40 टन तक अगर लिफ्टिंग हो रही है तो वो रिगर लेवल जो 2 है वो सुपरवाइज करेगा। फिर है रिगर लेवल 3, अप टू 10 टन, 10 टन तक जो हम लिफ्टिंग करवाते हैं उसके लिए हम रिगर लेवल 3 यूज़ करते हैं। रिगर मीन सिग्नल मैन, जो सिग्नल देता है क्रेन ऑपरेटर को प्रॉपर लिफ्टिंग करने के लिए। फिर हमारे पास है क्रेन मैन बास्केट एंड स्कैफोल्डिंग मैक्सिमम वर्किंग एयर स्पीड। तो मैन बास्केट जो होती है ये, अगर हम हाइट पे काम कर रहे होते हैं स्कैफोल्डिंग के थ्रू, तो स्कैफोल्डिंग पे जाने के लिए हम मैन बास्केट जो होती है उसके अंदर बंदा बैठता है, तो वो क्रेन होती है वो स्कैफोल्डिंग के ऊपर बंदे को रख के आ जाती है। सो एक विंड स्पीड होती है, अगर विंड स्पीड उससे ज़्यादा हो तो हम इन प्लेटफॉर्म पे काम नहीं कर सकते। तो वो विंड स्पीड कितनी हो तो हम काम नहीं कर सकते। जिस तरह 25 किलोमीटर पर आवर हो तो हम मैन बास्केट में बैठ के ऊपर नहीं जा सकते। अगर 32 किलोमीटर पर आवर हो स्पीड तो हम क्रेन लिफ्टिंग नहीं कर सकते, क्योंकि विंड स्पीड ज़्यादा होगी तो क्रेन के कोलैप्स करने के चांसेस होंगे। अगर हम स्कैफोल्डिंग पे काम कर रहे हैं तो विंड स्पीड 65 किलोमीटर पर आवर है, तो हम स्कैफोल्डिंग के ऊपर काम नहीं कर सकते, क्योंकि हाइट पे काम कर रहे होंगे, विंड स्पीड ज़्यादा होगी तो बंदा नीचे गिर सकता है। तो ये मुख्तलिफ विंड स्पीड्स हैं, अगर इससे ज़्यादा होंगी तो हम हाइट पे काम नहीं कर सकते। सो यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। किसी भी चीज़ की अगर आपको समझ नहीं आई आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो काइंडली डियर स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू।